नस्य कल्पना जो है, इसके अंदर भेषज कल्पना के अनुसार कौन से अलग अलग टाइप्स है, हम भेषज कल्पना के अंदर अंतर्गत पढ़ रहे हैं इस नस्य कल्पना को। तो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ है ना, दवाई का जो फॉर्म है वो कैसा है, उसके अनुसार हम यहाँ पे नस्य कल्पना के टाइप देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है अवपीड़न। तो अवपीड़न जिसको हमें वाटर बेस्ड जो कुछ भी लिक्विड रहेंगे, जैसे कि स्वरस, श्रुत, शीत, ऐसे सभी लिक्विड्स को हम यूज करेंगे। पहले के समय में क्या किया जाता था कि यहाँ पे जो नस्य करने के लिए जो लिक्विड लिया जाता था, तो वो नाक के अंदर कैसे डाला जाए। प्लास्टिक के ड्रॉपर, रबर के ड्रॉपर्स नहीं थे, तो फिर वनस्पति का रस निचोड़ के या फिर रस निकालने के बाद रुई के अंदर भिगो के बूंद बूंद करके नाक में डाला जाता था, इसीलिए वहां पे अवपीड़न ऐसा नाम दिया गया है। वो कोई भी वाटर बेस्ड लिक्विड है वो अवपीड़न नस्य नाम से जाने जाएंगे। फिर अगर हमें ऐसे प्रवाही दवाई का नस्य नहीं करना है, लेकिन किसी घन दवाई का नस्य करना है जो चूर्ण या गुटिका के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, तो उसे चूर्ण को नाक के अंदर फूंक के या फिर किसी गुटिका है तो उसको सूंघ के, इस तरह से यानी कि उसका स्मेल लेके या नाक के अंदर ही चूर्ण डाल के अगर नस्य करेंगे तो वो प्रधमन नस्य नाम से जाना जाएगा। उसका एक और नाम भी है धमापन नस्य, तो प्रधमन या धमापन नाम से जानेंगे उसे। फिर है मर्श और प्रतिमर्श। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, है ना। तो यहाँ पे हम भंशज कल्पना में ऐसा देखेंगे कि वहां पे अलग अलग तेल और घृत का उपयोग हम करते हैं। जो सिद्ध किए हुए तेल या घृत रहते हैं, उसका मर्श जो है वो क्यूरेटिव पर्पस के लिए, और प्रतिमर्श जो है वो डेली यूज में प्रिवेंटिव पर्पस के लिए हम उसका यूज करेंगे। तो डिटेल भी आगे देखेंगे। और एक और टाइप है जो कि धूमनस्य नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। धूमपान या धूमपानार्थ कल्पना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन वो मुंह से लेने वाला धुआं जो कुछ भी है, मेडिसिनल स्मोक, नाक से लेने वाला भी कुछ रहता है जो धूमनस्य नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कुछ धूमनस्य। तो वो धुएं के द्वारा यानी कि मेडिसिनल स्मोक के द्वारा लिया जाता है, और उसके बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे हम। तो अवपीड़न नस्य के उदाहरण हमने कल देखे थे, जिसके अंदर हमने कुछ दूर्वा स्वरस, भृंगराज स्वरस जैसे उदाहरण देखे थे, जो कि रक्त स्तंभन के लिए, पालित्य के लिए यूज में आएंगे, है ना। डिटेल हमने कल देखा था, तो मैं अभी क्विक में बता रहा हूँ। फिर है पिप्पल या दिनसिया। तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसको कैसे बनाना है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, वो भी हम देखेंगे। और वो सर्व शिरो रोगों में यूजफुल है। तो आपको पहले तो बेसिकली नाम याद रखना है, पिप्पल या दिनसिया सभी शिरो रोगों में यूजफुल है। उसी के जैसे मधुक सारादिनस्य है, तो वो संज्ञा प्रबोधन के लिए, अगर किसी को बेहोश में से होश में लाना है तो वहां पे हम यूज में लाएंगे। लेकिन किसी भी तरह का संज्ञा प्रबोधन नहीं, अपस्मार, उन्माद, अपतंत्र और सन्निपात ऐसी अवस्थाओं में से उसको अगर हमें संज्ञा प्रबोधन करवाना है, तब हम उसको यूज में लाएंगे। फिर एक है सैंधवादी नस्य। उसके इंग्रेडिएंट्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम आज आगे देखेंगे। वो तंद्रा रोग के लिए यूजफुल है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को तंद्रा आती है, अभी निद्रा नहीं है, तंद्रा है, मतलब क्या है कि नींद यानी कि सो जाना। तंद्रा यानी कि अगर कोई बैठे है लेकिन उसको नींद ही आ रही है, बहुत लोग क्लासरूम में भी करते हैं, है ना, झोला खाए। तो अगर ऐसा है तो उसको सैंधवादी नस्य देना चाहिए। अगर उसको ऐसा रोग है तो उसको ठीक करने के लिए यूजफुल है। तो अभी हम शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। बहुत ही इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगी नस्य की। तो उसमें पहला है पिप्पल्यादि नस्य। तो यहाँ पे क्या है, शुंठी या पिप्पली को सेंधव और गुड़ के साथ लेते हैं और जल के साथ मर्दन कर लेते हैं। तो जल के साथ मर्दन करने के बाद वो एक लिक्विड बन जाएगा, और फिर उसको अवपीड़न के तरीके से हम नाक में डाल सकते हैं। तो अभी के समय में तो हम क्या करते हैं, ड्रॉपर में लेके डालते हैं। तो दोनों ही नोस्ट्रिल्स में हम उसको डालेंगे, तो वो सर्व शिरो रोगों में यूजफुल है। और खास करके कौन से शिरो रोगों में, तो जो कोई भी कफ जो शिरो रोग रहेंगे या सन्निपात शिरो रोग रहेंगे, वहां पे ये यूजफुल है। अभी वहां पे आगे लिखा नहीं था, लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर से है। फिर दूसरा एक है मधुकसार आदिनस्य। तो मधुकसार जो है, उसके साथ हम वचा, मरीच और सेंधव, इसको वार्म वाटर के साथ, अभी यहाँ पे हमें ख्याल रखना है कि लूक वार्म वाटर लेना है, उसके साथ मर्दन करके
फिर उसका अवपीड़न नस्य बनाएंगे। तो ये सभी उदाहरण जो है अवपीड़न नस्य के हैं। तो वो हमें कहाँ पे यूज आ जाएगा, संज्ञा प्रबोधन में। तो उन्माद, अपस्मार, अपतंत्र और सन्निपात जैसी अवस्थाओं में से अगर व्यक्ति को होश में लाना है तो ये नस्य का यूज हमें करना चाहिए। फिर आगे है सैंधवादी नस्य, जो कि हमें तंद्रा इस रोग में यूज करना है। तो वहां पे सैंधव, श्वेत मरीच, सरसप, कुष्ठ, इन सभी के चूर्ण लेके उसको अजा मूत्र के साथ यानी कि बकरी के मूत्र के साथ मर्दन करना है। तो फिर जो लिक्विड बन जाएगा उसका हम नस्य करेंगे तंद्रा रोगी को, तो उसकी संप्राप्ति भंग होती जाएगी और इस तरह से उसका तंद्रा रोग जो है वो दूर हो जाएगा। तो अगर आपको पता है कि श्वेत मरीच के गुण कर्म क्या है, सरसप के, कुष्ठ के, सैंधव के, है ना, द्रव्य गुण में अगर आपने पढ़ा है या अच्छे से याद रखा है तो इजीली आप इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स समझ सकते हैं। और वैसे भी ज्यादा आपको पता चलेगा जब आप एक्चुअल में इस नस्य को करेंगे। आपके पास तंद्रा का पेशेंट होगा, वैसे तंद्रा का पेशेंट होना बहुत ईजी है ना, बहुत बार मिल जाते हैं। तो बहुत ही इजीली ये नस्य बना सकते हैं और आप एडमिनिस्टर भी करेंगे। तो जब आप पंचकर्म में या शालाक्य में जाएंगे तो इसका यूज भी कर लेंगे आप। तब आपको इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा, तुरंत ही याद रहने लगेगा। फिर आगे देखते हैं प्रधमन नस्य। तो वैशेज्य कल्पना के अकॉर्डिंग दूसरा टाइप है ना। तो ये हमने कल नहीं देखा था डिटेल में, तो आज इसको डिटेल में देख। तो यहाँ पे प्रधमन नस्य के कुछ उदाहरण लिए हैं। तो कौन सा नस्य है और उसका क्या यूज है और फिर उसको कैसे बनाना वो भी, या उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो भी देखेंगे। तो पहले दो जो है, कटफल चूर्ण या अजमोद चूर्ण, वो एकल द्रव्य है यानी कि कटफल। आपने शायद देखा होगा, है ना, मार्केट में गुजराती में बोलेंगे तो काई फड़ बोलते हैं, तो काई फड़ नाम से मार्केट में मिलता है। तो उस कटफल का चूर्ण लेके अगर हम प्रधमन तरीके से नस्य करेंगे, यानी कि वो जो चूर्ण है उसको हम नस्य करने की जो पाइप रहेगी उसके अंदर डाल के फूकेंगे, फूक देंगे नाक के अंदर, तो एकदम ही तीव्र होता है और तुरंत ही पीनस रोग को ठीक करने में उपयोगी है। यानी कि पीनस जो रोग है, प्रतिश्याई की भी एक खराब अवस्था, वहां पे जो कितना सारा कफ संचय हुआ रहेगा वो सारा ही बाहर निकल जाता है तुरंत ही। मतलब ये एक तरह का विरेचनिक नस्य है, कफ को, मल को शरीर में से नाक के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा है यानी कि पीनस है तो हम कटफल का नस्य कर सकते हैं, कटफल के चूर्ण का। अगर उतना ज्यादा कफ संचय नहीं हुआ है वहां पे तो हम त्रिकटु का नस्य कर सकते हैं। तो त्रिकटु भी उसी तरह से प्रतिश्याय पीनस को विरेचन करवा के बाहर निकाल देता है। और बहुत ज्यादा खराब अवस्था नहीं है या प्रतिश्याय की प्रारंभिक अवस्था है तो फिर हम अजमोद चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से अजमोद चूर्ण को भी नाक के अंदर फूंक के, या हम घर घर में भी देखते हैं ना, ये प्रदमन नस्य किया जाता है अजमोद चूर्ण का, लेकिन नाक के अंदर चूर्ण को फूंक के नहीं, अजमोद को क्या कर लेते हैं, एक कपड़े की पोटली बना लेते हैं, उसमें सिलाई कर लेते हैं और उसको गले में पहना देते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार छोटे बच्चों को या जो बड़ी उम्र के लोग बुजुर्ग होते हैं उनको ऐसा करते हैं। और बाद में बार बार अजवाइन जो है उसको सूंघने के लिए बोलते हैं। तो जितना अजवाइन सूंघ कर नाक में जाएगा तो प्रतिशय हमारी जो सर्दी है, जो काम है वो ठीक हो जाएगा। तो ये डेली प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत बार घरों में ही किया जाता है यूज। ऐसा ये एक प्रदमन नस्य है, तो ये सूंघ कर लेने वाला है, लेकिन चूर्ण का उपयोग किया जाता है, या तो पूरी अजवाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए उसको प्रदमन नस्य के अंडर में लिया है। उसी के जैसे एक आगे एक और है पिपली चूर्ण का नस्य। तो उसी को भी कटहल के जैसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्माद, अपस्मार ऐसे रोगों में, और अगेन यहाँ पे संज्ञा प्रबोधन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर है मरीच आदि नस्य। तो भी यहाँ पे अकेला मरीच नहीं है, मरीच आदि है। तो आदि में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो आगे देखेंगे और याद रखेंगे। इसका उपयोग जो है वो कृमिज शिरो रोग में करना चाहिए। तो शिरो रोग और उसके बहुत सारे टाइप्स आप निदान में शायद थोड़े कुछ पढ़े होंगे या आगे शालाक्य में पढ़ेंगे बहुत सारे। तो उसमें एक होता है कृमिज शिरो रोग, तो उसके अंदर ये मरीच आदि नस्य करना चाहिए। फिर एक और नस्य है जो कि सन्निपात ज्वर में यूजफुल है। तो सिंपल किसी भी ज्वर आया है, बुखार आया है, तब इसको यूज नहीं करना है। लेकिन जो ज्वर की अंतिम अवस्था रहती है, जहाँ पे हमें विष द्रव्यों का प्रयोग करना रहता है ना, उसके अलावा
ज्वर ठीक ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो गया रहता है। सन्निपात में यहाँ पे त्रिदोष तो साथ में होते ही, उसी की वजह से तो सन्निपात है ही। लेकिन सन्निपात एक उसको भी बोलते हैं जो व्यक्ति एकदम कोमा में चला गया है, या मरणासन्न हो चुका है, या उसके जीने की अभी कोई आशा बाकी नहीं है, जो एंड स्टेज अवस्था होती है, उसको भी सन्निपात बोलते हैं। तो वहां पे ऐसे ज्वर में हमें उपयोग करना चाहिए इस अर्धनारी नटेश्वर रस का। और इसको सिर्फ सूंघने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये गुटिका रहती है, टेबलेट होती है, उसको हम सूंघा देते हैं अगर सिर्फ, तो उसका ज्वर जो है वो ठीक होने लगता है। तो पहले तीन जो है वो एकल द्रव्य थे, तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इजी है, वनस्पति लेके चूर्ण कर दो। लेकिन आगे के जो दो है उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है, तो वो हम आज आगे देखते हैं उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला जो है मरीच आदि नस्य, तो उसके अंदर मरीच पिपली शुंठी यानी कि त्रिकटु। फिर उसके बाद वचा, लहसुन, कटफल और कंकोड़ा, इन सभी को साथ में लेके, और रोहितक मत्स्य, जो रोहित मत्स्य है उसके पित्त की भावना देनी होती है। तो रोहित मत्स्य क्या है, आपने शायद संहिताओं में कहीं पर पढ़ा होगा, है ना। उसके शरीर का जो पित्त है वो हम एक एज एन इंग्रेडिएंट यूज करते हैं हमारे रस शास्त्र में, वैशेज्य कल्पना में। तो उसकी भावना देती होती है इन सभी इंग्रेडिएंट्स को। और बाद में जो हमें एंड में मिल जाता है प्रोडक्ट, वही हमारा नस्य के लिए यूज में आता है, और उसको सूंघने के लिए या नाक के अंदर डालने के लिए यूज में लिया जाता है। तो फिर जो मरीच आदि नस्य है उसका हम उपयोग कर पाएंगे। फिर आगे है अर्धनारी नटेश्वर रस। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लिया जाने वाली ऐसी दवाई नहीं है, क्योंकि ऐसी एंड स्टेज कंडीशन बहुत कम बार होती है जिसमें ज्वर भी होता है, पेशेंट कोमा में होता है। और दूसरी एक बात यह है कि बहुत सारे फिजिशियंस जो है इनको ये यूज करने का अनुभव भी नहीं होता है, तो उन लोगों ने यूज नहीं किया रहेगा। तो बहुत कम अवस्था में, बहुत कम बार यूज किया जाता है, ऐसा ये है अर्धनारी नटेश्वर रस। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है कि कज्जली लेते हैं। तो कज्जली क्या है आपको पता है ना, मर्क्यूरी और सल्फर, पारद और गंधक को लेके काले रंग का पाउडर बना लेते हैं ट्रिचुरेशन करके, वो कज्जली दो भाग लेते हैं। फिर शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध जयपाल, इन दोनों को भी दो दो भाग लेते हैं। तो यहाँ पे नोट करिए कि वत्सनाभ जो कि एक विषय द्रव्य है, जयपाल जो कि एक उपविषय द्रव्य है, दो दो पॉइजनस सब्सटेंस को यहाँ पे लिया गया है। और कज्जली भी, कज्जली के अंदर भी मर्क्यूरी और सल्फर है। तो ये एक ऐसा दवाई बन जाता है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगेन सेफ्टी फिजिशियन के हाथ में है। तो हमें हमेशा ही कोई भी दवाई को यूज करने में दो चीजें देखनी चाहिए, एक सेफ्टी और एक एफिकेसी। तो एफिकेसी यानी कि इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर इतने अच्छे विषय द्रव्य का उपयोग किया है ज्यादा मात्रा में। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी फिजिशियन के हाथ में है, अगर फिजिशियन को अनुभव है तो वो अच्छे से इसका यूज कर पाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे वत्सनाभ के साथ उसका एंटीडोट टंकण नहीं दिया गया है। तो कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस आपको मिलेंगे जहाँ पे वत्सनाभ के साथ उसका एंटीडोट टंकण नहीं दिया जाता, तो उसको और ज्यादा प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तो उसको ठीक करने का सामर्थ्य भी हमें पहले सीखना चाहिए, और उसके बाद इसको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे कज्जली, वत्सनाभ, जयपाल, दोनों तीनों को दो दो पार्ट, दो दो भाग मात्रा में, और मरीच जो है उसके चूर्णों को चार भाग मात्रा में, सभी को लेके त्रिफलाक्वाथ की पांच भावनाएं देते हैं। तो त्रिफलाक्वाथ की पांच भावनाएं देने के बाद लास्ट में उसको जब यूज करना होता है तब उस समय पे नींबू सोरस के साथ मर्दन करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे त्रिफलाक्वाथ की पांच भावनाएं देके उस दवाई को गुटिका स्वरूप में रख लेते हैं। और जब उस गुटिका का हमें यूज करना रहेगा तब उसको नींबू सोरस के साथ मर्दन करके उसको सुंघाया जाता है, सिर्फ उसका स्मेल कराया जाता है, उतना ही। और अर्धनारी नटेश्वर रस जब आप यूज करना सीखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में एक और डिटेल पता चलेगी कि इसको जब व्यक्ति कोमा में होता है उस समय यूज करवाते हैं। तो उस समय पे अगर पूरे शरीर में ज्वर है और हम उसको लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल में सुंघा देंगे, तो शरीर के लेफ्ट साइड का फीवर उतर जाएगा। पूरे शरीर का आप लेफ्ट साइड देख लीजिए, है ना, फोरहेड से लेके चिन, शोल्डर, और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, पूरा ही, है ना। तो लेफ्ट साइड का फीवर उतर जाएगा।
फिर अगर हम उसको राइट साइड के नोस्ट्रिल में सूंघा देंगे, स्मेल करवाएंगे, तो राइट साइड का, पूरे शरीर के राइट साइड का फीवर उतर जाएगा। तो इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इस तरह का इंटरेस्टिंग है, और इसी तरह से ये काम करता है। इसीलिए इसका नाम भी दिया है अर्धनारी नटेश्वर रस, है ना। तो आधे शरीर का ज्वर जो है वो एक साइड सूंघाने से उतार देता है, और दूसरे आधे साइड का ज्वर जो है वो दूसरी साइड सूंघाने से उतार देता है। ऐसा ये दवाई है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, और कोशिश करिए कि कभी मौका मिले तो उसको यूज करना भी सीखिए और यूज भी करिए। फिर प्रथमन नस्य के बाद हम आगे बढ़ते हैं मर्श और प्रतिमर्श नस्य के बारे में। तो मर्श प्रतिमर्श नस्य बहुत ही इजी है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट ही देखेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो स्नेह कल्पना ही है। घृत और तेल का यूज करना है, यानी कि ऑयल बेस्ड लिक्विड का ही यूज करना है हमें यहाँ पे। तो वो पूरा स्नेह कल्पना में आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम इसके एक एक उदाहरण लेके एक एक इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, और फिर से एक बार यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में ये सीखा होगा, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो मर्श जो है वो क्यूरेटिव इन नेचर होता है, यानी कि जब रोग होता है, शरीर में दोष और मल की संचिति हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए, ठीक करने के लिए मर्शनस्य का उपयोग किया जाएगा। जबकि प्रतिमर्श, प्रतिदिन यूज करने वाला ऐसा नस्य जो है वो प्रिवेंटिव इन नेचर है, यानी कि हमें पता है कि इस ऋतु में हमें कुछ ऐसा बीमारी होने वाला है, ये ऋतु के जनित अवस्था है, तो वहां पे प्रिवेंशन के लिए हमें प्रतिमर्श इसका उपयोग करना चाहिए। तो प्रतिमर्श का एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आया होगा, उसका आप डिटेल आगे देखेंगे। मर्श नस्य जो है वो शिरो विरेचन के लिए, यानी कि दोषों और मलों को नाक के रास्ते से बाहर निकाल देने के लिए उपयोग में है। जबकि प्रतिमर्श नस्य रोग शमन के लिए, रोग को एक तो होने नहीं देगा, अगर रोग हुआ है तो अंदर ही उसको शमन करके ठीक कर देगा, शोधन करने वाला भाग यहाँ पे नहीं है। फिर मर्श नस्य जो है उसकी डोज जो है काफी बड़ी होती है, क्योंकि उसको क्यूरेटिव मात्रा में यूज करना है। तो उसकी मध्यम मात्रा जो है वो 8 बूंद मात्रा है, जबकि उत्तम और हीन मात्रा 10 और 4 बूंद मात्रा में है। तो जैसा रोगी बल रहेगा, जैसी रोग की अवस्था रहेगी, उसके अनुसार हम उसकी उत्तम, मध्यम या हीन मात्रा रोग रोगी को परीक्षा करके देंगे। और प्रतिमर्श नस्य रोजाना उपयोग करने के लिए है, उसकी मात्रा काफी कम होती है, जैसे कि सिर्फ 2 बूंद, जो रोज सुबह में या जरूरत पड़ने पर शाम में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और मर्श नस्य कैसा है, रोग को ठीक करने के लिए देना है, तो फिर हमें रोग रोगी बल को देख कर ही देना पड़ेगा। और प्रतिमर्श नस्य कैसा है, रोज उपयोग में लेने के लिए, प्रतिदिन उपयोग में लेने के लिए है, तो फिर हम सभी लोगों को दे सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पे श्लोक में एक शब्द दिया है, आजन्म मरण प्रशस्त। छोटे बच्चों से लेके बड़े उम्र के लोगों तक सभी को ये यूजफुल है, सभी के लिए ये हितकारी है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो मर्श नस्य में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन प्रतिमर्श नस्य में ऐसा कुछ नहीं रहता, वो कंपेरेटिवली मर्श नस्य के मुकाबले वो बहुत ही सेफ रहता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मर्श नस्य जो है उसका डोज ज्यादा दिया जाता है, उसके अंदर जो दवाई के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या फिर क्विक एक्टिंग होते हैं, उग्र होते हैं। इसीलिए मर्श नस्य को हम सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही या फिर फिजिशियन के द्वारा ही यूज किया जाने वाला है। और प्रतिमर्श नस्य कंपेरेटिवली उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ये तुरंत ही असर कर देगा, ऐसा सभी केस में नहीं होता। फिजिशियन एडवाइस कर सकता है डायरेक्टली, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और पेशेंट घर पे खुद भी इसका उपयोग कर सकता है प्रतिमर्श नस्य का। तो ये डिफरेंशिएशन आपने देख लिया, और ऐसा मैंने कोष्टक बनाकर ही इसमें इसलिए रखा है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसी तरह से इसको याद रखिए, या फिर अकेला भी पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट प्रतिमर्श नस्य, है ना। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मर्श नस्य के बारे में। तो यहाँ पे जो उदाहरण लिया गया है वो है षडबिंदु तेल। तो ये नाम आपका पहचाना हुआ रहेगा ना, क्योंकि हम क्लिनिक्स में बहुत बार इसको यूज करते हैं, आप पढ़ चुके भी होंगे। अगर नहीं पहचाना है तो याद रखिए, षड बिंदु तेल। तो नाम से ही पता चलता है ना, षड बिंदु यानी कि 6 बूंद मात्रा में इसको यूज करना है। तो इसका जो डोज है वो कैसा है, 4, 8 और 10, यानी कि 6 बूंद मात्रा में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन रोग रोगी बल के अनुसार इसको उत्तम या हीन मात्रा दिया जा सकता है। तो नाम में ही बताया है षड बिंदु तेल। अब इसके इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप जानते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो मूर्छित कृष्ण तिल तेल। तो तेल की मूर्छना कैसे करनी, ये आपने पढ़ा है स्नेह कल्पना चैप्टर में, है ना? एक बार रिवाइज करिएगा उसको, ना समझ में आए तो फिर से पूछिएगा। और किसकी मूर्छना करनी है यहाँ पे? तो काले तल के, काले जो तिल होते हैं उसके तेल की मूर्छना करनी है। तो तिल तेल की मूर्छना आपने देखी है ना, उसी तरह से सरसों के तेल की, नारियल के तेल की भी मूर्छना की जा सकती है। तो यहाँ पे काले तिल के तेल को मूर्छित करके लेना है। फिर उसके अंदर हमें कल्क द्रव्य 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 ऐड करके स्नेह पाक विधि से उसको तैयार करना है। तो स्नेह पाक विधि में हम कल्क और क्वाथ या फिर स्वरस दोनों को ही, कल्क और द्रव्य द्रव्य दोनों को ही लेकर पकाएंगे इसको। तो जो द्रव द्रव्य है जो ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा वो होगा भृंगराज का स्वरस और बकरी का दूध, अजा दुग्ध यानी कि बकरी का दूध। और उसमें जो कल्क हमें ऐड करना रहेगा, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे ये सारे जो ग्रीन कलर में दिए हैं: एरंड, तगर, शताहवा, जीवंती, रासना, भृंगराज, विडंग, यष्टि मधु, शुंठी और सैंधव। तो इन सभी को लेके कल्क बनाएंगे। फिर उस कल्क को और द्रव द्रव्यों को लेके हम स्नेह पाक विधि से उस तेल को बना लेंगे, पका लेंगे। और उस षड बिंदु तेल का हम उपयोग करेंगे। कैसा उपयोग? मर्श के प्रोटोकॉल के अनुसार, मर्श नस्य जो हमें करना है उसके अनुसार, यानी कि रोगों को ठीक करने के लिए। तो एक आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे जो षडबिंदु तेल है उसका उपयोग प्रतिसियाई, पीनस और बहुत सारे ऊर्ध्वजत्र रोगों में होता है। और इसका जो मेथड जो है यूज करने का वो बहुत ही इजी है। ऑयल का जो नस्य करना रहता है वो सबसे आसान रहता है, और उसका जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। अलग अलग कई सारे रोगों में इसको यूज किया जा सकता है। फिर जिस किसी ने भी माइक ऑन किया है वो बंद कर दीजिए। और जो अणु तेल है उसका दूसरा हम उदाहरण लेते हैं प्रतिमर्श नस्य के तौर पे। तो अणु तेल के अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, है ना? तो सभी इंग्रेडिएंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ली है, वातघ्न, है ना? वातघ्न द्रव्य होते हैं बहुत सारे। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप हो सके तो आप याद भी रखिए, लेकिन नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सभी तरह के वातघ्न द्रव्य होते हैं, वात शमन करने वाले द्रव्य होते हैं। उसके साथ पानी और तिल तेल और अजा दुग्ध, बकरी का दूध लेके उसको पकाना होता है। और यहाँ पे जो स्नेह पाक विधि है वो नॉर्मल स्नेह पाक विधि नहीं है। अणु तेल को पकाने के लिए आपने चरक संहिता में भी पढ़ा है अणु तेल के बारे में। तो अणु तेल को पकाने की विधि थोड़ी डिफरेंट है, तो उसको हम ब्रीफ में देखेंगे। जो भी वातघ्न द्रव्य है सभी हर्ब से उसको इक्वल क्वांटिटी में लेके 100 गुना पानी लेना है। यहाँ पे पानी का प्रोपोर्शन थोड़ा अलग है। तो 100 गुना पानी लेना है और रिड्यूस करना है 1/10 तक, यानी कि 9 भाग जल जाए, सिर्फ एक भाग 10% बाकी बचे तब तक। ऐसा क्वाथ बना लेंगे। फिर ऐसा क्वाथ या डिकॉक्शन जो है उसको हम दशमांश 1/10 तिल के तेल के साथ ले लेंगे, मिक्स करेंगे और बॉईल करेंगे। कब तक? जब तक सिर्फ तेल बाकी बचेगा, सारा पानी जल जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? स्नेह सिद्धि लक्षण। तेल के बारे में स्नेह सिद्धि लक्षण। तो क्वाथ बनाने की मेथड यहाँ पे अलग है। 100 गुना पानी लेके 1/10 तक रिड्यूस करना है। फिर उस क्वाथ का और तिल तेल का प्रोपोर्शन भी यहाँ पे अणु तेल के लिए विशेष है, स्पेसिफिक है कि दशमांश तिल तेल लेके उसको काफी ज्यादा बार उबालना है। और पूरा ही पानी जल जाएगा, सिर्फ तेल बाकी बचेगा, यानी कि स्नेह सिद्धि लक्षण जो कुछ भी है तेल के बारे में वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अणु तेल का फर्स्ट स्टेप खत्म होता है, लेकिन आगे पूरी प्रोसेस को हमें और 9 बार रिपीट करना है। यानी कि फिर से क्वाथ लेके फिर से स्नेह सिद्धि करना है, फिर से क्वाथ लेके स्नेह सिद्धि करना है। तो ऐसा टोटल 10 बार हो जाएगा। पहले एक बार लिखा है और बाद में लिखा है कि प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 9 मोर टाइम्स। तो टोटल 10 बार ऐसा करेंगे तो इसको आवर्तन बोलते हैं। तो 10 बार हम इसको आवर्तन करते हैं तो वहां पे ये अणु तेल बनता है। लेकिन एक बात यहाँ पे खास ख्याल में रखने जैसी है, वो क्या है कि 10वीं बार जब हम उसको स्नेह सिद्धि करते हैं तो वहां पे बकरी का दूध साथ में ऐड करना है। और बकरी का दूध ऐड करके, गोट मिल्क ऐड करके बाद में सिर्फ स्नेह या तेल बाकी रहेगा, तब तक हम उसको पकाएंगे। और इस तरह से अणु तेल जो है उसकी सिद्धि होती है। तो वो बहुत ही सूक्ष्म स्रोतोगामी है, हमारे शरीर के अणु अणु तक पहुंच जाता है, इसलिए उसको
अणु तेल बताया गया है, और उसका प्रतिमर्श तरीके से उसको यूज करना है। तो प्रतिमर्श तरीके से उसको यूज करेंगे, यानी कि डेली बेसिस पे हम उसको दो दो बूंद तरीके से नाक में नस लेने के लिए यूज कर पाएंगे। फिर मर्श प्रतिमर्श जो है, उसके बाद हम आगे देखते हैं धूम नस्य, है ना। तो धूम नस्य के बारे में जो हमारा वैशज्य कल्पना के अकॉर्डिंगली फोर्थ टाइप है धूम नस्य। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि उसके तीन तरह का धूम नस्य किया जा सकता है। औषधि द्रव्य जो है उसको जला के उसका धुआं जो है उसको नाक में लेके जाना है, उसकी स्मोक को नाक में लेके जाना है। तो पहला तो है प्रायोगिक। प्रायोगिक यानी कि हम हमेशा उसको यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा है स्नेहिक। स्नेहिक यानी कि स्नेहन द्रव्यों का उपयोग किया जाता है वहां पे, और शरीर को बल देने के लिए, या रुक्षता जब भी बढ़ गई हो ऐसे कंडीशन में उसको यूज किया जा सकता है। तीसरा कैटेगरी है विरेचनिक, यानी कि शिरोविरेचन के लिए, या दोष और मल को वहां से नाक के रास्ते से बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे। धूमनस्य अगर प्रायोगिक हो, यानी कि रोज करने वाला हो, तो ये हरेणुकादि नस्य है ना। हरेणुकादि धूमपान भी आएगा, नस्य भी आएगा। तो उसके अंदर हरेणु, प्रियंगु, केसर, एला, उशिर, पद्मक, जटामांसी, गुग्गुलू, प्लक्ष, लोद्र, सर्जरस और मुस्ता, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेके बाद में उसको जला के, और उसका नस्य, उसका धुआं जो है वो नाक के अंदर लिया जाएगा। तो वो प्रायोगिक नस्य है, यानी कि इसको डेली बेसिस पे या जब जब जरूरत पड़े तब तब इसको यूज कर सकते हैं, वो प्रायोगिक है। फिर दूसरा है स्नेहिक। इसके अंदर घृत, मधुशिष्ट यानी कि मोम, और जीवनीय गण के सभी द्रव्यों को लेके यूज किया जा सकता है। तो वो स्नेहन के लिए, शरीर की रुक्षता कम करने के लिए, पोषण देने के लिए ऐसा उसका उपयोग हो जाएगा। और तीसरा है वैरेचनिक। तो यहाँ पे सब आपको उग्र द्रव्य मिलेंगे, है ना। तो जिसके अंदर श्वेत अपराजिता, रताल, मनशिला और अगरु, तो ये सभी द्रव्य जब धुएं के रास्ते से नाक में जाएंगे तो सारे दोष और मलों को खींच के बाहर निकाल देंगे। इसीलिए इसको वैरेचनिक नस्य कहा गया है। तो यहाँ पे धूम नस्य के बारे में हम बहुत ही इन शॉर्ट देखेंगे, लेकिन आगे धूम्रपान देखेंगे, वहां पे हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है धूम्रपानार्थ कल्पना जो है हमें पढ़ने में आती है। तो जो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वैशज्य कल्पना के अंदर ही, वो है धूम्रपानार्थ कल्पना। तो नस्य कल्पना हमारी खत्म हुई। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, धूम्रपानार्थ कल्पना। हालांकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ा तो मैंने उसको बड़ा बना दिया है अच्छा डिटेल में समझने के लिए। तो शायद हमें 2 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर, है ना। आज का जो कुछ भी 10-15 मिनट बचा है, और आगे का एक और लेक्चर शायद इसमें जरूरत पड़ेगा। तो हमारा वैशज्य कल्पना का जो पार्ट बी है, उसके अंदर हमने सबसे पहले बाह्य उपचारार्थ कल्पना, स्किन के ऊपर लगाने वाली सारी दवाइयों के बारे में देखा। फिर नेत्र उपचारार्थ कल्पना, आंख के अंदर डालने वाली दवाइयों के बारे में देखा। उसके बाद नस्य उपचारार्थ, नाक के रास्ते से लेने वाली दवाइयां। और अब धूमपानार्थ। तो यहाँ पे कनेक्शन है धूम नस्य और धूमपान के बीच में, है ना। दोनों में जो हमारी दवाई होती है वो भैषज कल्पना के अनुसार एक समान है, यानी कि वनस्पति का या औषधियों का धुआं है, उसका स्मोक है। तो वो अगर नाक के रास्ते से लिया जाएगा तो वो धूम नस्य कहलाएगा, और हम उसको नस्य कल्पना के अंतर्गत गिनेंगे। और अगर वो मुंह के रास्ते से अगर धुआं लिया जाएगा तो वो धूम पान कहलाएगा। और दूसरे भी बहुत सारे धूमपान होते हैं जो कि नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, कान के रास्ते से, और शरीर के जितने भी एक्सटर्नल ओरिफाइसिस है उन सभी के रास्ते से लिए जा सकते हैं। तो सभी के बारे में उदाहरण भी हम आगे देखेंगे। तो धूमपान आप कल्पना पढ़ते हैं, और आपको बहुत सारी किताबों में, बुक्स में ऐसे भी देखने मिलेगा कि जो धूम नस्य है उस धूम नस्य को धूमपानार्थ कल्पना के अंतर्गत ही ले लिया गया है। तो वो भी सही है, लेकिन हम नस्य कल्पना में उसका एक टाइप देखते हैं, इसलिए वहां पे हम उसको लेंगे। तो धूमपान जो है एडमिनिस्टरिंग ऑफ धूम ऑफ मेडिसिनल ड्रग थ्रू द माउथ। तो यहाँ पे माउथ मैंने हाईलाइट करके बताया है कि मुंह के रास्ते से लिया जाता है, इसीलिए उसे पान, ऐसा शब्द, पीने का जो धुआं है उसको पीना है, इसीलिए उसको ऐसा बताया गया है। अगर नाक के रास्ते से लिया जाएगा तो उसको धूमनस्य कहा जाएगा। अगर कान के नाश्ते से लिया जाएगा तो उसको
कर्ण धूपन ऐसा कहा जाएगा। फिर वहां पे शब्द जो है वो धूम चेंज होके धूपन हो जाएगा, तो उसको कर्ण धूपन कहा जाएगा। और उसी तरह से आगे अलग अलग नस्य के नाम, अलग अलग धूमपान के नाम मैं बताऊंगा। तो अभी अगेन वहां पे सेम कैटेगरी है जैसे कि प्रायोगिक। तो जो प्रायोगिक धूमपान है वो कैसा है, विच कैन बी गिवन डेली एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो ये बहुत ही सेफ होता है कंपेरेटिवली, और उसको रोजाना उपयोग कर सकते हैं। ऐसा है प्रायोगिक, उसको हमेशा ही प्रयोग में लाना है। और जो इसका श्लोक है उसमें ऐसा बताया गया है, बहुत सारे अलग अलग काल बताए गए हैं। तो जैसे आपने औषध सेवन काल पढ़े थे ना, वो सभी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के औषध सेवन काल थे, कि सुबह में उठ के या खाने से पहले, खाने के बाद, धोने वाले के बीच में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग औषध सेवन काल पढ़े हैं आपने। तो यहाँ पे भी एक औषध सेवन काल दिया है, अलग अलग धूमपान में सभी जगह पे मिलेगा। लेकिन आप एक बात नोटिस करिएगा यहाँ पे, कि कुछ भी कर्म जो होगा वो करने के बाद धूमपान करना है। यानी कि आफ्टर बाथ, आफ्टर फूड, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्नीजिंग, आफ्टर ब्रशिंग टीथ, आफ्टर नस्य, आफ्टर अंजन, है ना, और आफ्टर रात्रि। आफ्टर रात्रि यानी कि सुबह में उठने पर। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग काल दिए हैं। तो जो धूमपान है, प्रायोगिक धूमपान, वो किया जा सकता है बहुत सारी अवस्थाओं में। तो यहाँ पे इतनी सारी कंडीशन के नाम दिए हुए हैं, कि नस्य के बाद भी, नस्य यानी कि अवपीड़न नस्य, प्रदमन नस्य वगैरह, उनके बाद भी प्रायोगिक धूमपान किया जा सकता है। और मैक्सिमम दिन में 2 बार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद प्रायोगिक धूमपान लिया, फिर खाने के बाद लिया, फिर छींक आई तो फिर से धूमपान लिया, ब्रश करने के बाद फिर से धूमपान लिया, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई भी 2 बार या जैसी जरूरत पड़ने पर, लेकिन दिन में 2 बार से ज्यादा प्रायोगिक धूमपान नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए याद रखिए, मैक्सिमम 2 टाइम्स इन अ डे। फिर आता है स्नेहिक धूमपान। तो जैसे धूमनस्य में 3 देखे थे टाइम्स, वैसे ही यहाँ पे 3 है। तो जो स्नेहिक धूमपान है वो नाम से ही पता चलता है कि स्नेह द्रव्यों का उपयोग किया जाएगा यहाँ पे, जो स्नेहन करते होंगे। तो स्नेहिक धूमपान कब कब करना चाहिए, तो मलमूत्र का विसर्ग होने के बाद, पासिंग यूरिन एंड फिसिस। मलमूत्र का विसर्ग यानी कि मलमूत्र को शरीर से निकाल दिया है, पुरुष और मूत्र को, स्थूल जो है उसको शरीर से निकाल दिया है, उसके बाद बाद में स्नीजिंग के बाद, लाफिंग यानी कि हंसने के बाद, गुस्सा होने के बाद, या फिर कोइटस यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद इसका उपयोग करना चाहिए। अब ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं ऐसी है कि ये अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में की गई तो वहां पे वात प्रकोप, रुक्षता होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, स्नीजिंग, लाफिंग, एंगर, कोइटस, या फिर मलमूत्र विसर्जन, इन सभी को अगर अति मात्रा में किया गया, व्यक्ति भी अगर रुक्ष है, वातावरण भी अगर रुक्ष है, या फिर वात जनित है, तो वहां पे शरीर में वात प्रकोप होने की संभावनाएं इन समयों में या क्रियाओं के बाद ज्यादा होती है। इसीलिए वहां पे स्नेहिक धूमपान करना चाहिए। और ये दिन में 1 बार ही लेना चाहिए, बहुत ज्यादा बार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर आप ऐसे ही स्नेह पान करते हैं ना, घी या तेल पीते हैं, वसा या मज्जा पीते हैं, तो वो शरीर में फैलता है, उसका पाचन होता है, और बाद में वो शरीर में असर करता है। धुएं के फॉर्म में ऐसा नहीं होता। आपको पता है धुआं तुरंत ही फैल जाता है ना सभी जगह पे, शरीर के अंदर भी ऐसा ही है। वो धुआं पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसका असर जो है वो तुरंत ही सब जगह पे होने लगेगा। तो उसका एक लक्षण दे दिया गया है यहाँ पे, कि लेक्रिमेशन फ्रॉम आईज। अगर आंखों में से लेक्रिमेशन शुरू हो जाता है, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, तो स्नेहिक धूमपान को बंद करना चाहिए। एक ही बार करना है दिन में स्नेहिक धूमपान। और अगर लेक्रिमेशन शुरू हो जाता है, अगर आंख में से पानी निकलने लगता है, तो तुरंत ही स्नेहिक धूमपान बंद कर देना चाहिए। बाद में स्नेहिक धूमपान के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कि इसको एज अ मेन प्रोसीजर भी किया जा सकता है। जैसे कि वमन हमारा एक मेन प्रोसीजर होता है, या विरेचन हमारा एक मेन प्रोसीजर होता है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। या दूसरी अलग अलग प्रोसीजर है, उसके एक पार्ट के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम वमन हमारा मेन प्रोसीजर होता है, तो वमन के पश्चात कर्म में हम हरिद्रा का धूमपान करवाते हैं, है ना। तो वो अदर प्रोसीजर का एक पार्ट हो गया। वमन के पश्चात कर्म में हम हरिद्रा का धूमपान करवाएंगे, तो वो एक डिफरेंट स्टेज में थोड़ा सा धूमपान करवा लिया, ऐसा हो गया।
फिर वातज धूमपान, ये सॉरी स्नेहिक धूमपान नाम से ही आपको पता चलेगा कि वातज अवस्थाओं में वात का शमन करने के लिए ऐसे स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों से हम धूमपान करवाएंगे। तो कुछ रोगों के नाम भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि वातिक शीर्षूल, वहां पे हम स्नेहिक धूमपान का उपयोग करेंगे। फिर उसके साथ दंत हर्ष है, वातज कास है, या वैश्वर्य यानी कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अगर आवाज खराब हो गया है तो ऐसी सभी कंडीशन में हम स्नेहिक धूमपान को यूज करना चाहिए। और ये धूमपान जो है सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि वातज कंडीशंस में भी यूज करें, उसमें ही यूज करें ऐसा लिमिटेड नहीं है। लेकिन पित्तज या रक्तज कुछ रोग है शरीर में, लेकिन उसके साथ वात का अनुबंध है, वात अनुबंधी है, तो वहां पे भी उसको यूज कर सकते हैं। फिर आज का ये लास्ट टॉपिक देखते हैं, वैरेचनिक धूमपान। जो वैरेचनिक धूमपान है जिसके अनुसार जिसका उपयोग करके हम विरेचन करवाते हैं, तो वहां पे जो उत्कृष्ट दोष रहेंगे है ना, उत्कृष्ट दोष यानी कि बहिर्गमनोन्मुख, ऐसे दोष जो प्रकोप हो चुके हैं, सिर्फ प्रकोप हो चुके हैं उतना नहीं, लेकिन जो शरीर के जो बहिर्मार्ग है वहां की ओर आ चुके हैं और शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार है, ऐसे रोग है ना। तो उत्कृष्ट रोग कैसे है, जो शरीर में से बाहर निकलने के लिए तत्पर है, ऐसे रोग। और खास करके यहाँ पे कफ, तो उसको शरीर से बाहर निकाल देने के लिए, नाक के रास्ते से बाहर निकाल देने के लिए, मुंह के रास्ते से बाहर निकालने देने के लिए वैरेचनिक धूमपान का उपयोग किया जाएगा। और वो कब करना चाहिए, स्नान के बाद, अगर दिवा स्वप्न किया है, दिन में सोए हैं तो उसके बाद, या फिर छर्दी के या वमन के बाद ये करना चाहिए। तो कुछ भी अगर संश्लिष्ट दोष है, वहां पे मल है, तो वो बाहर निकल जाएंगे। और दिन में 3 बार तक या मैक्सिमम 4 बार तक इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। और कब तक करना चाहिए, जब तक दोष दर्शन हो जाए, यानी कि जो ऐसे दोष या मल है जो शरीर से बाहर निकलने के लिए तत्पर है, वो निकल जाए तब तक उसको बोलते हैं दोष दर्शन। तो अगर कफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम कफ को यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं, कफ का विरेचन करवा रहे हैं नाक और मुंह के रास्ते से। तो जब तक वो कफ बाहर निकल जाए तब तक ये धूमपान करना चाहिए। जैसे कफ बाहर निकलने रहेगा तो फिर इस धूमपान को हम बंद कर देंगे और कफ को बाहर निकलने देंगे। तो अगेन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे होंगे जो धूमपान करके इसका धुआं लेके वो शरीर में से विरेचन करवा देंगे, और कफ का या जो भी दोष है उसका विरेचन करवा देंगे। फिर वैरेचनिक धूमपान जो है, वो जो है रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण और विशद, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है उसकी। अभी इन सभी शब्दों का मतलब आप जानते हैं। तो इसी की वजह से वो जो उत्क्लेशित कफ होता है उसको निकाल देता है, और वहां का जो स्रोतस होता है जहाँ पे कफ जमा हो गया है, तो उस स्रोतस को क्लीन कर देता है। और कौन से रोगों में करना चाहिए ये, तो कफज शीर्षोल, कर्णकंडु। कर्णकंडु भी कब होगा, जब शीर के अंदर कफ संचित हो गया रहेगा तो कर्णकंडु होगा। फिर उसी तरह से अधिमांस, अधिमांस में सिंपल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे है ना, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो देखेंगे आगे। अधिमांस को अगर हमें धूपन से ठीक करना है तो फिर उसी के जैसे ज्वर, कुष्ठ, मूर्छा, संन्यास, ऐसे बहुत सारे रोगों को। लेकिन इन सभी रोगों की भी कफज अवस्थाओं में हम वैरेचनिक धूमपान का उपयोग करेंगे। और कुछ सर्जरी यानी कि शल्य क्रिया होती है जहाँ पे कफज डिसीजेज होते हैं, जैसे कि गलशुंडी होता है, कफज गलगंड होता है। तो वहां पे उसकी सर्जरी हो जाने के बाद, शल्य क्रिया हो जाने के बाद, उसके पश्चात कर्म में भी हम वैरेचनिक धूमपान वहां पे करवाते हैं। तो प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक, इन तीनों प्रकार के धूमपान के बारे में देखा। आगे कुछ और भी धूमपान है, जैसे कि कासघ्न, वमनीय, तो वो अलग धूमपान की कैटेगरी है। इन तीनों में धूम नस्य के जैसे ही नहीं है, तो उसको हम कल देखेंगे। और आप सभी जो है अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए चैट में। आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी के पॉइंट्स जो है, और इसमें उदाहरण मैंने बहुत सारे लिए हैं, तो वो सारे ही उदाहरण हम कल देखेंगे। और जो चैट में अटेंडेंस लिख देता है वो लीव कर सकता है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं यहाँ पे भी या फिर व्हाट्सएप में भी।
आप लीव करने से पहले चैट में अटेंडेंस लिखना भूलिए मत, है ना। अटेंडेंस लिखने के बाद ही लीव करिए।